हेलो एवरीवन। आज है 15 नवंबर। 14 और 13 का जो न्यूज़पेपर है वो स्किप हो गया है, लेकिन उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसके जो आर्टिकल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अपसपा जो है, अपसपा दोबारा से री इम्पोज हो गया है। ठीक है, कितने एरियाज में? 6 एरियाज। कहाँ? मणिपुर में। ठीक है। तो मणिपुर में फिर से अपसपा है जो री इम्पोज हो चुका है। अपसपा है क्या? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये आर्म फोर्स को क्या है, स्पेशल पावर दे दी गई है। ठीक है, आर्म फोर्स को क्या है, स्पेशल पावर दे दी जाती है इसी। ठीक है। तो अ, कुछ एरिया में ये है, वहाँ पे थोड़ी सी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए। नोटिस कौन इशू करता है अपसपा का? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मणिपुर में अपसपा वो है, वो फिर से मतलब कि वो हो गया है, री इम्पोज, हटा दिया था पहले। तो अब सपा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। तो अब सपा क्या है, कैसे मतलब क्या क्या पावर होती है, वो सब चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है। ये रियल है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। ठीक है। तो ब्रिटिश से ये स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश एरा से। क्विट इंडिया जो मूवमेंट हुई थी ना, उसमें ये स्टार्ट हुआ था इसका दोबारा से, मतलब जो ये एक्ट है 1947 के टाइम पे। ठीक है। तो फिर मतलब इसका जो ओरिजिनेशन है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से माना जाता है। फिर ये 4 ऑर्डिनेंस लेके आएगी, ये स्टार्ट हो। फिर उस ऑर्डिनेंस के बाद एक एक्ट लेके आएगा 1948 में। और उसके बाद जो प्रेजेंटली है, जो ये एक्ट है वो 1958 में लेके आया गया था होम मिनिस्टर जीबी पंत के द्वारा। तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में आर्म फोर्स आसाम एंड मणिपुर का स्पेशल एक्ट बोलते थे, लेकिन अब कहीं भी ये इम्पोर्ट है। ठीक है। तो ये है क्या? ये स्पेशल पावर देता है आर्म फोर्स को, ज्यादा पावर दे देता है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को, जो उस डिस्टर्ब्ड एरिया में डिप्लॉय होती है। वो किसी को भी किल कर सकती है, मार सकती है, अगर मतलब उनको लगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे, या फिर अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। जैसे कोई काम करने लग रहा है, एकदम से उसको अरेस्ट कर लेंगे, कोई घर पे उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो है तो ये बड़ा खतरनाक लोग। ठीक है। तो ये लॉ सबसे पहले लॉ है जो ये सबसे पहले 1958 में आया था, नागा में अपराइजिंग हुई थी, नागालैंड में। तो उनको डील करने के लिए। ठीक है। इस लॉ को अमेंड भी किया गया 1958 में। ठीक है। स्टेट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर देगी कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है, उसी में ये लगेगा। ठीक है। त्रिपुरा से इसको हटा दिया गया था। मेघालय इसके अंदर 27 ईयर था। फिर मेघालय से भी इसको हटा दिया गया। करंटली तो ये है ही। कंट्रोवर्सी क्या है इस चीज़ में? सबसे पहले तो ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। अब सारी पावर जब सिक्योरिटी फोर्सेज को दे दी, तो कुछ भी इसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है। तो मेन चीज यही है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। एक जीवंत रैली कमेटी थी, कौन सी कमेटी? जीवंत रैली। ठीक है। रिव्यू करने के लिए इसके प्रोविजन को। ठीक है। कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था कि इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, रिपील होना चाहिए सफा। और अप्रोप्रिएट जो प्रिविजन है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967, वो इंसर्ट कर देने चाहिए। ठीक है। सेकंड एआरसी ने भी इसके लिए फिर जो रिपोर्ट आई थी, वो उसने भी अपने इसके लिए रिफॉर्म में बोला था, इस मतलब पब्लिक ऑर्डर उसने भी रिपील के लिए बोला था सेकंड एआरसी में। बट ये इम्प्लीमेंटेशन लागू नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सपा की 1998 के जजमेंट में, ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सो मोटो होता है अपने आप। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ह्यूमन राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके। और हर 6 महीने में इसका क्या होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए कि इसको आगे रखना है या नहीं। और इफेक्टिव एक्शन के लिए मिनिमल फोर्स का यूज करना, ये भी ध्यान रखना। केस का नाम क्या था, ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं, स्टेटस को तो इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं कि इसको लगा के ही रखो। लोगों को मतलब गवर्नमेंट को जो पीपल फेवरेबल एक्शन लेने पड़ेंगे, केस बाय केस के बेस पे देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बेस पे मिनिमल फोर्स यूज करना पड़ेगा, जीवंत रेड्डी की कमेटी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब। ठीक है। तो ये पीवाईक्यू भी आया था। तो आइए आगे चलते हैं, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। मणिपुर और एक बार देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, ये है मणिपुर, नागालैंड इसके ऊपर है, नागा मणि मिंजोरम वो नीचे है। नागा और मिंजोरम के बीच में मणिपुर। इसकी कैपिटल सॉरी, इसकी कैपिटल क्या है, इम्फाल है, इम्फाल इसकी कैपिटल है। और ये टच कर रहा है बांग्लादेश से पार। तो ये था। अब अगली न्यूज क्या है इंपॉर्टेंट, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, एक्सपोर्ट्स rebound but अक्टूबर इंपोर्ट्स विल हिट न्यू रिकॉर्ड्स। एक्सपोर्ट जो हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट्स तो काफी अच्छे हैं। ठीक है। लेकिन जो इंपोर्ट्स हैं इंडिया के, वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इंडिया का डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने वो यूपीपीएससी के लिए जो स्ट्राइक चल रही थी, उसमें बोल दिया कि वो 1 डे में ही एग्जाम करवाएंगे। ठीक है। यहाँ सारी पॉलिटिकल न्यूज ही आती है दिल्ली से रिलेटेड। आगे चलते हैं। ये महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे हैं, तो हाँ, उससे रिलेटेड है। अब ये है आर्टिकल में क्या क्या आया, देखते हैं। A 2024 रिजल्ट दैट लीव्स मैनी astounded। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आर्टिकल है। ठीक है। तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड पे, ये काफी आर्टिकल आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जब से अमेरिका यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है, डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फिर से डिमोलिशन के ऊपर आर्टिकल आ गया, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन में एंड आर्बिट्रेरी एंड टारगेटेड डिमोलिशन। और डिमोलिशन क्या होता है, जैसे डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है अगर वो इलीगल है या वो है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको बुलडोजर से या फिर जेसीबी से उसको तुड़वा देती है। तो ये प्यूनिटिव मेजर है। ठीक है। डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज ए प्यूनिटिव मेजर। ठीक है। तो विलफुल सबवर्जन ऑफ लॉ, लॉ को अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये माना जाता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
और यहाँ तक कि एक आर्टिकल आया था, उसमें ये लिखा था कि जो यूएन है, यूएन में भी कोई वो है डिक्लेरेशन, वहां भी रखा है कि किसी के भी होम को या स्टे को ऐसे तोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है। तो अब जो ये ऑर्डर आया, उन्होंने कहा है, दी ऑर्डर कॉल फॉर 15 डे नोटिस सर्व्ड ऑन द ओनर बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट कंटेनिंग डिटेल ऑफ वायलेशन एज वेल एज ग्राउंड फॉर द एक्शन टू बी टेकन। ए पर्सन हियरिंग ए रीजन एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट साइंड बाय विटनेस। कुछ नहीं है, ये बस वही बात है मैम की, इसके ऊपर बहुत आर्टिकल आ चुके हैं। लीवरेज सिमिलरिटी, कम complementarity in Nigeria। इस आर्टिकल में कुछ ज्यादा है नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ने 16 और 17 नवंबर को नाइजीरिया में विजिट किया था, अफ्रीका का जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, नाइजीरिया देख लेते हैं कहाँ पे। नाइजीरिया, ये है नाइजीरिया, इसके साइड में बेनिन, बेनिन की साइड में टोगो, टोगो टोगो। और नाइजीरिया को टच करता है कैमरून, चैड, नाइजर, बेनिन। गल्फ ऑफ गिनिया है यहाँ पे पास में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है ये। बेनिन, टोगो, घाना, कोट डे आइवोरी, ऊपर बुर्किना फासो है जो कि एक क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। लाइबेरिया, ये देखो, सैरा लियोन, गिनिया, गिनिया बिसाऊ, गाम्बिया, सेनेगल। ये सारी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है वनडे एग्जाम में या पीसीएस एग्जाम में। ऊपर जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो यूरोप को अफ्रीका से कनेक्ट करती है। ऊपर मेडिटेरियन सी है। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, तो ट्यूनीशिया, ये सारे मेडिटेरियन सी को टच करते हैं। हम्म, तो आइए, नाइजीरिया हमने देख लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे विजिट किया था। तो फर्स्ट विजिट जो कंट्री थी, ठीक है, फैमिलियर है इंडिया, एयरटेल टू बजाज, बॉलीवुड टू किपला, टीवीएस टू टाटा। इंडिया इज यूबिक्विटस इन नाइजीरिया थैंक्स टू शेयर्ड कॉमनवेल्थ लीगेसी एंड सिमिलर चैलेंजेस हैं दोनों के। मल्टी एथनिक डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, टेररिज्म, ये सारी चीजें सेम है दोनों कंट्री में। ठीक है, दोनों में एक कॉम्प्लीमेंटरिटी है, स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन, डिफेंस, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, तो सब्सटेंसिव जो असेट हैं ग्राउंड में अवेलेबल हैं फॉर हमेशा के लिए। 150 जो इंडियन कंपनी है वो नाइजीरिया में है, इन्वेस्टमेंट्स जिसकी 27 बिलियन से भी ज्यादा है। बाइलेटरल ट्रेड 7.9 है। इंडिया इज नाइजीरिया का सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। 1500 इंडियंस नाइजीरिया में हैं। ठीक है, और जो लार्जेस्ट ओएबीओ नॉन अफ्रीकन ग्रुप है, उसको रिगार्ड किया जाता है लो प्रोफाइल, प्रोफेशनलिज्म और इंटीग्रिटी के लिए। ट्रेड, मीडिया ट्रीटमेंट, ये सब चीजें हैं भाई। इंडिया की हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों पावरों को अगर मिला दे तो उसको बोलते हैं स्मार्ट पावर। इंडिया हार्ड सॉफ्ट पावर जो है नाइजीरिया में वो इम्प्रेसिव तो है, बट पास्ट टिकेट से ये अपना इम्प्रेशन खो चुकी है ग्राउंड। ठीक है, बायलेटरल ट्रेड है वो हाफ हो चुका है, लेकिन पहले काफी ज्यादा था। ठीक है, नाइजीरिया जो क्रूड ऑयल है, इंडिया का मतलब कोई और ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसके अलावा बाकी ट्रेड में मल्टीपल रीजन है स्टेगनेंसी के पीछे कि ये ट्रेड रुक क्यों गया है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है, एक तो 17 साल बाद। बाइलेटरल जो कमीशन है उनकी मीटिंग 13 साल बाद हुई है। अब ये देख लो ट्रेड कैसे होगा फिर।
नाइजीरिया काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्टनर है इंडिया के लिए, अगर इंडिया को मतलब कि अपनी मल्टीलेटरली अफ्रीकन यूनियन में अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी है तो। ठीक है, इंडिया को भी मतलब देखना पड़ेगा इंडिया का जो लोकल डायस्पोरा है नाइजीरिया में, और नाइजीरिया सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। तो टू वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर शुड बी बेटर एम्पावर्ड थ्रू ए प्लेटफॉर्म फाइनेंशियलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप with foresight and judicious mix of ambition and sensitivity, India and Nigeria can forge a win-win strategy। तो दोनों को कुछ ऐसे काम करने चाहिए दोनों को ही फायदा हो। ठीक है, नाइजीरिया जो कि करंटली फेस कर रहा है सेवरल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी हेडविंड, इकोनॉमिक भी इशू चल रहे हैं, सिक्योरिटी भी, ऐसे दोस्त या फिर इंडिया की हेल्प चाह रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट बोला तिनुबू, कौन है इनके प्रेसिडेंट नाइजीरिया के? बोला तिनुबू 23 में पावर में आए थे। उन्होंने पॉलिटिकल करेज से काफी अच्छे से एक्ट किया है, मतलब कि जो पहले वाले थे उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया था, तो इन्होंने काफी ट्राई किया है क्रेजफुली एक सही से एक्ट करने का। ठीक है, जो नेशनल चैलेंज हैं उनके साथ उन्होंने मतलब काफी कंफ्रंटेशन की है, काफी उनको फेस किया अच्छे से। तो दो मेजर लिए गए हैं, पेट्रोलियम सब्सिडी इंक्लूड विड्रॉइंग पेट्रोलियम सब्सिडी पोस्टिंग 10 बिलियन एनुअली, freeing the national currency नायरा ऑफ कंट्रोल। जैसे ना पहले गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट जैसे रुपए को कंट्रोल करती थी, अब तो फ्री है रुपी, तो ऐसे ही इनकी जो करेंसी है वो नायर है। ठीक है, वो कंट्रोल से फ्री कर दिया गया है, मार्केट के हिसाब से छोड़ दिया गया। डिसमिसिंग सेवरल फंक्शनरीज इंक्लूड सेंट्रल बैंक गवर्नर, हेड ऑफ सीक्रेट सर्विस, मिलिट्री ब्रास। तो ये सारी चीजें उन्होंने ये सब किया। इंडिया क्या हेल्प कर सकता है, मेन चीज है यहाँ पे, मेन चीज यही आएगी कि इंडिया क्या हेल्प कर सकता है, हाउ इंडिया कैन हेल्प। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इशू फेस कर रहा है नाइजीरिया, लेकिन इसकी आज भी नाइजीरिया इंडिया के लिए काफी अट्रैक्टिवनेस है, क्योंकि ये मेजर सप्लायर है हाइड्रोकार्बन का इंडिया के लिए। ठीक है, और एक काफी बड़ी मार्केट है नाइजीरिया, लेकिन इसमें फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिशिएट है, ग्रोथ का काफी पोटेंशियल है इसमें। ठीक है, तो occasionally strained reputation call for due diligence and caution, macroeconomic management is quite competent and sovereign commitment are upheld। तो इन सबको एक मैनेजमेंट की जरूरत है, मैक्रो और माइक्रो लेवल। नाइजीरिया की जो लीडरशिप है वो मोदी जी से क्या एक्सपेक्टेशन कर रही है, काफी हाई एक्सपेक्टेशन है कि वो एक तो डिफेंस और सिक्योरिटी में टेररिज्म को काउंट करने के लिए, और जो इकोनॉमी के अनारकी हो रखी है उसको काउंटर करने के लिए क्या करे, उनका हेल्प करे। बोको हराम, ऑयल बंकरिंग, गल्फ ऑफ गिनिया, पायरेसी, लुटेरे जो हैं, ठीक है, टर्बुलेंट नेबरहुड जो है वो सब इनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मोदी जी से हेल्प की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को इन सब परिस्थितियों से निकाला है। तो नाइजीरिया चाह रहा है कि इसको एक अच्छा सा पैकेज दिया जाए, सप्लाई का, ट्रेनिंग करवाई जाए इसकी सिक्योरिटी की। तो इससे इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और जो बाइलेटरल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में वो भी काफी अच्छे होंगे। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए भी नाइजीरिया क्या जा रहा है, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज रहती है। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया को किसकी जरूरत है, हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, इंडिया वहां पे इन्वेस्ट कर सकता है, लाइन ऑफ क्रेडिट दे सकता है, बार्टर अरेंजमेंट हो सकता है, आप हमें ये दे दो हम आपको ये दे देंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले सकते हैं इंडिया। ठीक है, सॉरी, इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट दे सकता है, फूड स्टफ दे सकता है, राइस, व्हीट, मिल्क, फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो सब प्रोवाइड कर सकता है। तो रुपी बेस्ड ट्रेड भी हो सकता है, पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर सकते हैं, हाइड्स एंड स्किन जिंजर, ये सारी चीजें। तो ये इससे क्या फायदा होगा कि जो हमारा 29.7 ईयर डिक्लाइन हो रहा है एक्सपोर्ट का, वो और
मतलब काउंटर किया जा सकेगा वो, और उसको एक ठीक स्थिति में हम पहुंचा सकते हैं। तो इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट भी कर सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और आईटी केबल सर्विसेज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। A less known but interesting historical snippet is about first direct bilateral contact. A hazy legend traces is to the arrival 1500 of Baba Gor, a gem merchant from Kano, जो नॉर्थ नाइजीरिया, who settled down in रतनपुर in गुजरात। कोई थे बाबा गौर, वो यहीं से आए थे और गुजरात में वो सेटल हो गए थे। He is still revered as संत, उनको संत माना जाता है। For devising a method to polish agate stone, we need similar inputs today to make the natural bilateral tie more lustrous। तो हमारी जब हिस्ट्री ऐसी रही है तो हमें अब और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये था आर्टिकल। शुड इंडिया कंटिन्यू टू बॉयकॉट पाकिस्तान, की जो क्रिकेट है उसका मतलब कंटिन्यू बॉयकॉट करना चाहिए क्या इंडिया को, क्योंकि इंडिया वहां जा नहीं रही, तो ये डिबेट टाइप लगा लो। कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू करके स्टूडेंट डायरेक्ट ड्रीम वीजा नवंबर 24 में, क्योंकि इंडिया और कनाडा की जो बायलैटरल टाई है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं रिलेशन। तो इंडिया के स्टूडेंट को काफी इम्प्लीकेशन फेस करने पड़ सकते हैं इसके लिए, तो ये तो इशू हो जाएगा इससे। एसटीएस वीजा क्या करता है, फास्टर प्रोसेसिंग होती है, एप्लीकेशन फीस लो होती है और सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो ये काफी पॉपुलर है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद उसको परमानेंट पीआर भी मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक पाथवे माना जाता है। और अगर इसका डिसकंटिन्यूस मतलब डिसकंटिन्यूएशन होगा तो अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा ये फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इंडियन स्टूडेंट अप्लाई अभी भी कर सकते हैं, स्टिल अप्लाई द स्टैंडर्ड स्टूडेंट वीजा, तो इट रिक्वायर मोर टाइम एंड प्रिपरेशन, इसके लिए काफी टाइम की जरूरत है। तो एक ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हमें लगा, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस, काउंटिंग डे, इंडियन मॉडल ऑन प्रोवोकिंग इलेक्ट्रॉन रिजल्ट वाई इलेक्शन कमीशन वर्क मच बेटर देन अमेरिका होगा। कह रहे हैं कि यूएस से हमारे वाला ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। स्विंग स्टेट कौन से होते हैं, जो किसी साइड भी स्विंग कर सकते हैं, तो स्विंग स्टेट सारे इसकी तरफ आ गए थे, दोनों की तरफ की। नहीं कहना क्या चाह रहा है, 2020 में बोला ये डोनाल्ड ट्रंप हार गया था। काउंटिंग डे, द डाटा इज प्रोवाइडेड बाय न्यूज एजेंसी Associated Press and Future. This means that the result is called by media outlets, which estimate the chance of candidate winning a state based on trends that are available from the data. While the US Federal Election Commission monitor implementation of, या अच्छा यहाँ पे मीडिया प्रोवाइड कराती है campaign finance law and conduct of federal election. It does not provide live electoral data. यूएस में लाइव इलेक्टोरल डाटा प्रोवाइड नहीं कराता, जैसे इंडिया में कहते हैं कि वो इतनी सीट जीता है, अभी इतनी बड़ी। This is either collected by agencies such as AP, या तो जो एजेंसी होती है वो करवाती हैं, रिलेट टू सब्सक्राइबर वाया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो ये चीज है। इंडिया में क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाइव काउंटिंग डाटा प्रोवाइड करवाता है ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसकी साइट पे जाके देखते हैं ना, ठीक है। टेलीविजन जर्नलिस्ट और ये सब, ठीक है। ये ऑलवेज एक्यूरेट नहीं होते, थोड़े से स्लो जरूर होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेट होते हैं। तो क्योंकि मीडिया वाले तो कभी किसी की कितनी सीट दिखाते रहते हैं, कभी किसी की कितनी, तो ये भी तो दिक्कत है ना।
तो इंडिया और यूएस में ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो ये दोनों के बारे में बताया कि इंडिया का मॉडल काफी अच्छा है, यूएस से। बाकी चीज़ कुछ नहीं। प्रेशर माउंट फ्रॉम मणिपुर गवर्नमेंट टू गेट अपडेट बैंक। चिल्ड्रन का अबडक्शन हो रहा है, तो उनको कैसे वापस लेके आया जाए, तो ये मणिपुर गवर्नमेंट पे है। मणिपुर में वैसे भी इंस्टेबिलिटी है काफी। स्काई द लिमिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट है, बड़ा अच्छा वर्ड बोला है। ये आप यूज कर सकते हो कहीं भी ऐसे ही है, ठीक से। तो इन्होंने ट्राइब्स के बारे में बताया, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर है, इतने करोड़ रुपए उसको दिए गए, ये सब। लेकिन ये लाइन बड़ी अच्छी है, आई का प्लीज और ये इलेक्शन के बारे में, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, झारखंड। कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला ट्रम्प 2.07 में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आरबीआई मस्ट कट रेट टू बूस्ट ग्रोथ, तो फूड प्राइसेस। ये गोयल हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि आरबीआई को जो रेपो रेट है वो कम करनी चाहिए, सो दैट लोगों के पास पैसा आए, फिर डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़े तो फिर प्रोडक्ट्स भी बढ़े। लेकिन आरबीआई को फिर इन्फ्लेशन भी तो कंट्रोल करनी पड़ती है। तो इस तरह से गाइस हमने आज पैनिक पर डिस्कस किया। सॉरी फॉर लास्ट हो गए, बट आज मैं उन जनरल तो एक साथ कवर करके इंपॉर्टेंट जो इसको डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारे चैनल को जरूर कर लीजिए, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ इशू हो रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक्स।